तो एक मैथमेटिशियन ने रिसर्च की थी एक बार कि कौन ऐसे फिगर्स का एग्जैक्ट एरिया निकालता है, और सर्कल पे बहुत रिसर्च होती थी क्योंकि कर्वेचर में सर्कल जैसा गोला तो कोई है नहीं ना दूसरा कोई मैथ्स के अंदर। और वो एरिया निकाल रहा था 0 से 1 तक, 0 से 2 तक, इस फंक्शन पे काफी रिसर्च कर रहा था वो, और अलग अलग उसने एरिया निकाल के टेबल बना रखी थी। तो मैं इस पूरी कहानी से आपको इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एरिया हमेशा से ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है। तो नया चैप्टर चालू करें, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू करते हैं, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन भाई आप अच्छे से जो है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली कॉपी की पूजा वगैरह कर लेना, क्योंकि आज ही बता रहा हूं, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया के सवाल आपने फाइनल पेपर में सारे सॉल्व कर दिए तो आज ही कह रहा हूं मैं बढ़िया पेपर हो जाएगा मैथ्स का। अगर इतनी हिम्मत डेवलप कर ली, विच इज वेरी इजी टू डू। लोग एक्चुअली क्या है ना, रेस के आखिर तक जा ही नहीं पाते, टूट जाते हैं। अभी आगे आने वाले चैप्टर आते आते टूट जाएंगे कि अरे कैसे होगा हमसे ये, बस हार जाएंगे रेस। अब जो पार्ट आपको पढ़ा रहा हूं पेपर भर के आने वाला है, जेईई एडवांस के पेपर की अगर मैं बात करूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D प्रोबेबिलिटी, पूरा एक पेपर इनसे भर के आएगा। लोग प्रिपरेशन करते करते 1.5 ईयर्स या 1.75 ईयर्स में टूट जाते हैं फिर यहाँ तक, और अगला मसाला करते नहीं है, पेपर एक भर के उनमें से आ गया, एग्जिट हो जाते हैं रेस में से। तो अभी रेस में दौड़ने का सही समय आया है, रेस में जीतने का मैं कह रहा हूं सही समय आया है। तो यहां से एकदम चौकन्ने होकर के आपको बची हुई कैलकुलस, बचा हुआ मैथमेटिक्स पढ़ना है। जो ये वाली बाजी मार गया, मुझे नहीं लगता कि पेपर में उसको कोई मैथ्स में तो नहीं रोक सकता, ठीक है ना। अपना वो अच्छा करके आएंगे पेपर में, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता लग गई तो बहुत ही बढ़िया बात है। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मैंने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल में बहुत सारे सवाल कराए हैं, ताकि आपको इस वाले में जहां जहां पे इंटीग्रेशन की जरूरत हो। अब क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में, एरिया चैप्टर में, डिफरेंशियल चैप्टर में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बार बार। तो अगर आपका इंडेफिनेट क्लियर है, कम से कम उस वाले पोर्शन में तो आपको टेंशन ही नहीं है, इंडेफिनेट के सवाल होते रहेंगे और इनके फंडे आप इस्तेमाल करना सीख जाओगे, तो फिर बची हुई कैलकुलस आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो चैप्टर है आपको बताऊं मैं, और एरिया अंडर द कर्व, ये जो चैप्टर है ये बेसिकली एक ही है, एरिया अंडर द कर्व, है ना। ये चैप्टर इसी का एक तरीके से सब पार्ट है, इसी का भाई है। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में ही मैं आपको 50% एरिया अंडर द कर्व सिखा दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही वाले हैं। तो जब आपको एरिया अंडर द कर्व पढ़ाऊंगा, वो 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा तो मैं इसके अंदर ही बेसिक करवा दूंगा। एरिया अंडर द कर्व में तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे बस अपन, कॉन्सेप्चुअली सब कुछ इसमें पढ़ा दिया जाएगा आपको। तो एक बात का ध्यान रखना, मैं ये एक चैप्टर तो पढ़ा ही रहा हूं, और एरिया अंडर द कर्व के सारे फंडे आपको सिखा रहा हूं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से नोट करना, क्योंकि ये 2 चैप्टर का वेटेज लेकर के बैठा है एक तरीके से, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, डेफिनेट इंटीग्रेशन अपन फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी काफी यूज करते हैं ना। आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में मुझे लगता नहीं कभी बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन यूज किया होगा। इंटीग्रेट कर दो r इक्वल टू 0 से r तक करके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, थर्मोडायनेमिक्स में 0 से w वर्क डन निकल गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो या इनडेफिनेट करते हो? डेफिनेट करते हो, क्योंकि यूजफुल ही डेफिनेट है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर सकें। तो इनडेफिनेट जो हमने पढ़ा है, ये सारा पढ़ा ही हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन को सीखने के लिए है।
तो कहानी इंटीग्रल कैलकुलस की इस चैप्टर के अराउंड घूमती है सारी की सारी, ठीक है। इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अगर आपको मैं थोड़ी बताऊं तो कुछ सीन कुछ ऐसा था, काफी पुराने जमाने में अगर बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस पहले बनी थी। dy बाई डी एक्स मार्केट में पहले ही आ गया था, लोगों ने इस्तेमाल करना चालू कर दिया। इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी बाद में आया। एरिया निकालना हमेशा से ही हिस्ट्री में एक बड़ा पैशन हुआ करता था लोगों का, क्योंकि बहुत पुराने टाइम पे क्या करते थे लोग, खेतों के मेजरमेंट करते थे। लोगों के पास क्या हुआ करता था, लैपटॉप थोड़ी हुआ करते थे, घोड़े हुआ करते थे और जमीनें हुआ करती थी, बैल ऊंट हुआ करते थे जो खेती करते थे। जिसके पास ज्यादा जमीनें थी वो उतना ही बड़ा, अपने मोहल्ले का उतना ही बड़ा, अपने एरिया का उतना ही बड़ा आदमी हुआ करता था, क्योंकि बाकी लोग उसके यहाँ काम करते थे, उसपे पैसे होते थे, वो उससे उधार लेके जाते थे, तो वही आदमी हो गया सबसे बड़ा। तो जमीनें और भाई सोने जवाहरात और घोड़े ऊंट हाथी ये एसेट्स हुआ करती थी। आजकल की एसेट्स तो क्या है, काफी कुछ है, घर, ईंटें, पैसे, बैंक में जो है वो गोल्ड, बिटकॉइन, बहुत कुछ है आज की एसेट्स की बात करो तो। और और भी काफी एसेट्स हैं। आप अपने नाम से कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर करा के रख लो कि जी ये इन्वेंशन मेरी है, ये तो मैं ही कर सकता हूँ, उस पे कॉपीराइट्स हैं, बहुत कुछ है आज के जमाने में तो एसेट के नाम पे। पुराने जमाने में कुछ नहीं, मेजर कहानी लैंड पे हुआ करती थी। तो मेरा कहने का ये प्रयास है कि जब बात लैंड की हुआ करती थी तो लैंड ऐसे तो रेक्टेंगुलर तो होती नहीं, पूरी जमीन पे सारी लैंड जो है ये रेक्टेंगल में है या फिर ट्रायंगल बनी हुई है, ऐसा कुछ तो था नहीं, है ना भाई। खेत की शेप तो ऐसे भी हो सकती है, ये लो ये है जी अपना खेत ऐसे करके। अब ये खेत है तो अब दूसरे भाई का खेत कुछ ऐसे करके है, दो भाइयों में लड़ाई हो गई, तेरा खेत ज्यादा कि मेरा खेत ज्यादा, कैसे मेजर करोगे भाई। जब आपकी बाउंड्री में कर्व आ गया ना तो एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला ही नहीं था भाई, ज्यादा कम कैसे बताओगे आप, जब एरिया निकलेगा तभी बताओगे ना। एरिया निकलता ही नहीं था, अप्रोक्सीमेट एरिया निकालते थे। कैसे निकालते थे, अप्रोक्सीमेट एरिया। वो बोलते थे कि यार चलो ऐसा करता हूं, इनको इनको ज्वाइन कर लो, तो ये कुछ ट्रपीजियम टाइप का बन गया, इसका एरिया निकाल लो। फिर लड़ाई होती थी कि नहीं इसको कैसे ज्वाइन कर लें, ज्यादा हो गया तो फिर आइडिया लेते थे कि चलो ऐसा करो बीच में से लाइन मार लो, थोड़ा इधर ज्यादा तो इधर कम, बैलेंस हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ऐसे करके अप्रोक्सीमेशन मारते थे। और इंडियंस बुड्ढों के पास जो अप्रोक्सीमेशन थे वो बहुत ही ताकतवर थे, वो ऐसी लाइन खींचते थे लगभग बराबर आंसर। अपने तो पटवारी लोग जो हैं वो चलाते थे कलम। तो और बाहर के जो लोग थे ना, यूरोपियन लोग हो गए या फिर इजिप्ट के लोगों ने काफी काम किया है एरिया पे। वो बेचारे क्या करते थे, बोलते थे ऐसा करो इस एरिया को ना छोटी छोटी ऐसे एरियाज में काटो यूं करके, और फिर एक रेक्टेंगल बनाओ ऐसी, यहां पे थोड़ा कम ले लो, फिर यहां थोड़ा फालतू ले लो, फिर यहां थोड़ा कम ले लो, यहां थोड़ा फालतू ले लो, ऐसे कम फालतू करके रेक्टेंगल्स का एरिया निकालते थे, जोड़ लेते थे। ज्यादा एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता था तो ज्यादा रेक्टेंगल बना लेते थे, ताकि ये अप्रोक्सीमेशन जो है वो, ये जो एरर जो है ये कम हो जाए। समझ में आ रही बात आपको। मगर अपने वाले बोलते थे भाई रेक्टेंगल वगैरह बनाएंगे नहीं, अपन मारेंगे सीधी लाइन, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा टिक टिक लगाओ आंसर। वो सीधे लोग हुआ करते थे बिल्कुल एकदम। एक मैथमेटिशियन ने रिसर्च भी की थी कि कौन ऐसे फिगर्स का एग्जैक्ट एरिया निकालता है। तो रिसर्च की तो यूरोप में रिसर्च हुई, ग्रीक वाली जगह पे रिसर्च हुई, अरब में भी रिसर्च हुई, तो भारत वाला एरिया था यहाँ पे भी रिसर्च हुई। तो वो मैथमेटिशियन बहुत शौक था। इंडिया में साउथ साइड में है ना, पहले तो ये जो अफगान वाला एरिया था ये अपना ही हुआ करता था, पाकिस्तान भी अपना ही था, बांग्लादेश सारे अपने ही थे। ऊपर वाले एरिया में रिसर्च की, फिर उसने नीचे केरला वाले एरिया में रिसर्च की, श्रीलंकन एरियाज में रिसर्च की, है ना, ईस्टर्न एरियाज में रिसर्च की। उसने सब जगह रिसर्च करके देखी, अपने बुढ़े सबसे तेज थे वो। हाँ हाँ फैक्ट है ये। वो उनका उनके पास जो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में जो सबसे एग्जैक्ट के करीब थी ना,
अपनी एग्जैक्ट की ओर ज्यादा करीब थी। और सर्कल पे बहुत रिसर्च होती थी, क्योंकि कर्वेचर में सर्कल जैसा गोला तो कोई है नहीं ना दूसरा कोई मैथ्स के अंदर। भाई ये आकृति ने बहुत परेशान किया है लोगों को। इसका एरिया निकालने के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी थ्योरम देने का प्रयास किया है और बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने का प्रयास किया है। सर्कल का एरिया हमेशा से इंटरेस्ट का केंद्र रहा है। बाहर के लोग क्या करते थे, बाहर के लोग ऐसे करते थे, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा साइड की ऐसे करके पॉलीगन बनाते थे, ऐसे करके, है ना, बहुत ज्यादा साइड की, जैसे 100 साइड की पॉलीगन बना ली। 100 साइड की पॉलीगन इसलिए बना ली ताकि ये वाला एरिया बिल्कुल क्या हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, और एरिया निकाल दिया, है ना। अलग अलग जगह अलग अलग कल्चर हुआ करता था, कोई 200 साइड की पॉलीगन बना के करते थे, कोई 100 साइड की बना के करते थे, है ना, कोई 50 साइड की बना के करते थे। भाई जितनी कम साइड होंगी उतना ज्यादा एरर होगा। जब रिसर्च हुई तो अपने बुड्ढों का क्या सीन था, उन्होंने कहा कि आप छोड़ो पॉलीगन वॉलीगन, हेक्सागन बनाओ, ज्यादा टेंशन नहीं अपने को, एक बना लो बाहर, ऐसे जुगाड़ सा करके, ए ऐसे ऐसे करके, है ना। ये डायग्राम में आप बोलो कि ऊपर वाली का एरिया निकालो, अंदर वाली का निकालो, जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम डिवाइड बाय 2 होके अपने आप एडजस्टमेंट हो गई होगी, अपने को नहीं पता। पता चला कि जो 100 साइड बना के कर रहे हैं और अपने वाले जो मस्ती में कर रहे हैं, हेक्सागन भी रेगुलर बनाते थे ऐसे करके, ताकि एरिया निकालने में कोई टेंशन नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो निकालना ही बहुत आसान होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तुरंत उत्तर देते थे। मगर कहीं ना कहीं एरर तो इन वाले में भी था और एरर इन वाले में भी था। तो मैं इस पूरी कहानी से आपको इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एरिया हमेशा से ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है। एरिया का निकलना, एरिया का एग्जैक्ट निकलना मैथमेटिशियन लोगों को बहुत सैकड़ों सालों तक परेशान करता रहा है। और कर अपने पास जादू नहीं है क्या? कोई अपने पास कोई जादू नहीं है? ऐसा हो जाता है कभी कभी ना लाइफ में, कभी आप इतनी मेहनत से काम करो फिर से वही बिखर गया, है ना, होता है। तो कर्वेचर्स का एरिया निकालना, यहां पे मेरा कहने का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कर्वेचर्स का एरिया निकालना, एरिया ऑफ कर्व्ड फिगर्स, है ना, एरिया ऑफ कर्व्स, कर्व्स का जो एरिया निकालना पे रिसर्च बहुत सैकड़ों साल तक अलग अलग जगहों पे चलती रही, लेकिन कोई ढंग से निकाल नहीं पाया था बिना अप्रोक्सीमेशन के। एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, मैथमेटिशियन भी नहीं थे ढंग से, थोड़े थोड़े मैथमेटिशियन थे, सीख रहे थे बेचारे। एक दिन वो e की पावर x एक रिसर्च का फंक्शन हमेशा से रहा है ना। e की पावर x क्यों रहा है भाई? ये e वैल्यू है ही ऐसी। आप ln x को देख लो, आपके थर्मोडायनामिक्स के सारे फॉर्मूले ln x में मिलेंगे। ln वो है ना, फॉर्मूले जितने भी हैं आपके 2.303 ln v2 बाय v1 और वो सारे जो फॉर्मूले हैं, आप काइनेटिक्स के फॉर्मूले देख लो, ln वगैरह ई यूज होता है कि नहीं होता उनमें। आप और देख लो, वो होते हैं जो फॉर्मूले एलसीआर सर्किट में वो करंट वगैरह निकालते हो। हाँ भाई मुझे इतना नहीं पता, मोटी भाषा में पता है ई यूज होता है कि नहीं होता। तो ये एक रिसर्च का फंक्शन रहा, ये कहना चाहता हूं मैं। एक बार एक स्ट्रगलर मैथमेटिशियन ई की पावर एक्स फंक्शन के एरिया को निकालने में जुटा हुआ था। और वो जुटा हुआ था, यहां से अगर बात समझ ली ना आपने तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। वो जुटा हुआ था x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक। ये जो एरिया बनता है इस एरिया को निकालने में, ठीक है। और वो कैसे निकाल रहा था, उनके पास एक ही तरीका था बस, ये ऐसे रेक्टेंगल बनाना। और ये तरीका अच्छा तरीका था, मतलब मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। ऐसे रेक्टेंगल बनाना, फिर ऐसे रेक्टेंगल बनाना, फिर ऐसे रेक्टेंगल, मतलब ये रेक्टेंगल बना के निकालना, ठीक है ना। ये लो और अच्छे से बना देता हूं मैं।
ये एक रेक्टेंगल बना दी, दूसरी रेक्टेंगल बन गई, तीसरी रेक्टेंगल बन गई। यूं रेक्टेंगल बना के उसने कई दिन तक रेक्टेंगल बनाई, बहुत सारी रेक्टेंगल बनाई, सैकड़ों रेक्टेंगल बनाई, छोटी छोटी स्केल पे ले ले करके। और कई दिन के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि जो इसका एरिया है, इसका एरिया 1.7 यूनिट स्क्वायर है अप्रोक्सीमेटली। कितना है? 1.7 यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट जो भी है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और वो एरिया निकाल रहा था 0 से 1 तक, 0 से 2 तक। इस फंक्शन पे काफी रिसर्च कर रहा था वो, और अलग अलग उसने एरिया निकाल के एक टेबल बना रखी थी। और ये वाला काम करके फिर वो किसी दूसरे काम में लग गया, जिसमें वो एक दूसरी टेबल बना रहा था e की पावर x फंक्शन में x की वैल्यूज पुट कर रहा था। वो x की वैल्यूज उसने 0 पुट करी, x की वैल्यू उसने 1 पुट करी, x की वैल्यू उसने 2 पुट करी, x की वैल्यू 0 पुट करी तो आंसर आ गया 1, x की वैल्यू उसने 1 पुट करी तो आंसर आ गया 2.718 e, लगभग लगभग आंसर की बात करते हैं। फिर 2 पुट करी और आंसर आता चला गया। समझ में आ रही बात आपको? बाई चांस उसको इनका डिफरेंस नजर आया, यहां पे इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस नजर आया उसको 1.718, 1.7 यहां पे। भाई रिसर्चर्स का काम होता है वो डेटा को दिमाग में रखते हैं ना, उनकी याद रहे, वो डेटा में तो सारा गेम है, उनकी तो लाइफ ही वही है। तो वो 1.7 नंबर उसके बहुत करीब था दिल के, क्योंकि वो इस फंक्शन में रिसर्च करता रहता था। 0 से 1 तक का एरिया बार बार निकालने की जरूरत थी उसको। और उसको ये भी पता था, उसने जो एरिया निकाला ना, ये नीचे वाली रेक्टेंगल्स को लेके निकाला था। देखो आप, ऐसे नीचे की तरफ रेक्टेंगल लेकर के, तो थोड़ा थोड़ा एरिया बच रहा था ऊपर। तो उसको ये बात पता थी कि आंसर 1.7 से थोड़ा बड़ा आएगा। और बाई चांस यहां पे भी इनका डिफरेंस 1.7 से थोड़ा बड़ा था। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो उसको ये लगा कि शायद इस फंक्शन के अंदर जब हम 0 से लेकर के 1 तक के लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर जो आता है शायद वो एरिया ही होता है। ऐसा उसके दिमाग में थोड़ा चला गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे समझ में आ रही है? उसको लगा ये एरिया जो मैंने निकाला है, वो एरिया शायद इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर ये लिमिट पुट करके आता है। मगर बहुत जल्दी उसको समझ में आ गया कि यार लिमिट पुट करके कैसे आ सकता है। अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे, x इक्वल टू 1 पुट करोगे, तो वो तो ये वाला y कोऑर्डिनेट आ गया। और x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो फिर वो ये वाला y कोऑर्डिनेट आ गया। तो दिस इंटू दिस कैसे एरिया हो सकता है? अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बस दिस इंटू दिस कैसे, ये कोई रेक्टेंगल थोड़ी बन रही है। तो उसको ये समझ में आ गया कि नहीं, बाई चांस ऐसा हो रहा होगा इस केस में तो। मगर उसके दिमाग में एक और चीज भी चल रही थी कि ये e की पावर x का इंटीग्रेशन भी तो e की पावर x होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका जो इंटीग्रेशन करके आता है उसमें हम लिमिट पुट करते हैं तब वो एरिया आ जाए। अरे समझ में आ रही है? तो उसने कुछ और फंक्शन पे रिसर्च करना चालू किया, कुछ और फंक्शन पे रिसर्च करना चालू किया। बात को ध्यान से सुनना। कुछ और फंक्शन पे रिसर्च करना चालू किया उसने। उसने अगला जो फंक्शन रिसर्च के लिए चुना, अगला जो फंक्शन रिसर्च के लिए चुना, ये लिख देता हूं, 1.71 के आसपास आ गया। अगला जो फंक्शन उसने रिसर्च के लिए चुना वो था साइन एक्स। साइन एक्स तो फिर साइनोसॉइडल वेव है, मतलब कौन नहीं जानता इसको, बहुत इस पे भी रिसर्च होती रहती है। तो उसने कहा कि चलो साइन एक्स की एक छोटू साइकिल का एरिया निकालते हैं 0 से लेकर के पाई तक का। ये वाला एरिया कई दिन लगा के इसमें छोटी छोटी रेक्टेंगल बना के, बिल्कुल छोटी छोटी रेक्टेंगल, यहां बनाई, फिर यहां बनाई, फिर यहां बनाई, फिर यहां बनाई, ऐसे छोटी छोटी रेक्टेंगल बना के उसने इसका एरिया निकाल लिया। और वो जो एरिया आया वो आया अप्रोक्सीमेटली 1.999, कुछ ऐसा, काफी अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट उसने कर दिया।
और जैसे ये एरिया आया ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका एग्जैक्ट एरिया 2 हो, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आ रहा है और एक नंबर को ये अचीव करना चाहता है ये एरिया, कहीं ये 2 नंबर को अचीव तो नहीं करना चाहता। और उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंटीग्रेशन से एरिया आ रहा हो। तो जब साइन एक्स फंक्शन, ये साइन एक्स फंक्शन है, उसने इस साइन एक्स फंक्शन को जब इंटीग्रेट किया, उसने जब इस साइन एक्स फंक्शन को जब इंटीग्रेट किया कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस कोस एक्स। और इसमें जब पाए पुट करोगे तो 1 हो गया, फिर माइनस 0 पुट करोगे तो -1 हो गया, आंसर 2 आ गया। जैसे ही आंसर 2 मिला वो एकदम चौंक गया। आप कुछ सोचो और वो मिल जाए तो चौंकना तो था ही। e की पावर x में उसने बात सोची थी पहली बार, और वो भी कई सारी कैलकुलेशंस करते हुए, कई दिनों तक ये काम चला था, जो मैंने आपको 5 मिनट में बता दी जो चीज, ये कई महीनों चली थी। यहां पे भी e की पावर x को जब इंटीग्रेट करता है वो 0 से लेकर के 1 तक, तो आंसर कितना आता है, e-1, मतलब अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो वो इतना ही आ जाता है। उसको फिर ये लगा कि कहीं एक्सीडेंटली तो ऐसा नहीं हो रहा, कहीं एक्सीडेंटली तो ऐसा नहीं हो रहा कि मैं एरिया निकाल रहा हूं और मैं इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर वैल्यू डाल रहा हूं, लिमिट डाल रहा हूं एक्स की, और आंसर आ रहा है। बताओ जरा, उस जमाने में इंटीग्रेशन का ये वाला निशान नहीं हुआ करता था। ये तो मैंने लगा दिया आपको समझाने के लिए। उस जमाने में कोई निशान नहीं था, ऐसे ही बस इंटीग्रेशन ऑफ लिख देते थे ऐसे करके, ठीक है। और ये बात देखो आप, कैसे निकल रहा है एरिया, सम करने से। क्या करने से, सम करने से एरिया निकल रहा है। क्या निकल रहा है, सम करने से एरिया निकल रहा है, और एरिया को इंटीग्रेट करने से भी निकल रहा है। उसने बहुत सारे फंक्शन और लिए जो भी बेसिक फंक्शन थे, कोस एक्स लिया, टेन एक्स लिया, कोट एक्स लिया, सीकेंट एक्स लिया, कोसिकेंट एक्स लिया, 2 की पावर एक्स लिया, एक्स स्क्वायर लिया, एक्स क्यूब लिया, बहुत सारे फंक्शन लिए, और अलग अलग बाउंड्रीज के अंदर एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश की, एरिया कैलकुलेट किया और डेफिनेट इंटीग्रल किया। वो तो एकदम चौंकता चला गया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो आंसर दे रहा है और वो रेक्टेंगल बना बना के जो एरिया निकाल रहा है तो बिल्कुल बराबर आते जा रहे हैं। तो उसको ऐसा लगने लगा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं एरिया ही है। दुनिया की दो बेसिक चीज मिल गई उस दिन आकर के। उसको ऐसा लगने लगा था कि जो एरिया हम पढ़ते हैं और ये जो इंटीग्रल कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं ये कुछ नहीं, एक ही चीज है बस। और उसको ये बात समझ में आई कि शायद डेफिनेट इंटीग्रेशन वो ताकत है जो कैसा ही कर्वेचर वाला कर्व क्यों ना हो उसका एग्जैक्ट एरिया निकाल सकते। एग्जैक्ट शब्द पे आप फोकस कीजिएगा। पहले तो अप्रोक्सीमेट एरिया निकलता था, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर थोड़ी जानते थे पहले लोग। पाई आर स्क्वायर में पाई को डेवलप होने में तो बहुत साल लगे हैं, आपको पता है ये बात? पता है आपको ये बात? सुना है? कहाँ सुना अभी? तो अब कह रहे हो पढ़ा है, अब कह रहे थे सुना है। कहाँ पढ़ा था? सुना है कि पढ़ा है? कहाँ से सुना, किसने बताया? यूट्यूब पे कहाँ से थी कोई? अच्छा, मैं आपको तंग कर रहा हूँ? अच्छा अच्छा, नहीं आप इरिटेट हो रहे थे अभी, मेरे को पता चला कि वीडियो थी तो सही, क्यों बताऊं, ऐसे कर रहे थे आप? हाँ नहीं ऐसा लगा मेरे को। तो कुल मिला के डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, एरिया है। ये बात किसने कही थी? अननोन स्ट्रगलर मैथमेटिशियन ने। समझ में आ रही है? और उसने एक और चीज देखी, उसने कहा कि यार मैं ये सम कर रहा हूं जो ये, कहीं ऐसा तो नहीं है ये इंटीग्रेशन भी सम ही कर रहा हो, वो टेक्निकली कर रहा हो, मैं थोड़ा ज्योमेट्रिकली कर रहा हूं। तो सम को ऐसे करते हैं यूं करके, तो इसने एस को खींच के यूं कर दिया, इंटीग्रेशन का सिंबल बना दिया। एस के सिंबल को थोड़ा खींच दिया। भाई जादूगर लोग जादू भी दिखाना चाहते हैं और बताना भी नहीं चाहते कि जादू है ये। जादूगर थोड़ी बताता कबूतर कहां से आया। तो वो ये बताना नहीं चाहता था कि ये सम ही लिखा है मैंने, मगर कुछ सिंबल भी लगाना चाहता था। तो उसने कहा कि एस के सिंबल को डिस्टॉर्ट कर देते हैं और ऐसा सिंबल बना देते हैं ताकि दुनिया ये जान ही ना पाए कि ये सम ही है क्या, लेकिन दुनिया तो जान लेती है।
तो सम के सिंबल को एस को ही उसने ऐसे डिस्टोर्ट करके इंटीग्रेशन का सिंबल बना दिया और दुनिया से कह दिया कि भाई ऐसी बात है। फिर कह दिया उसने लास्ट में, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, टेंशन ना लो तुम, कह दिया कि भाई अगर तुम एरिया निकालना चाहते हो तो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके, डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके निकालोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, चाहे एलिप्स हो, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला के नीचे का एरिया हो, चाहे किन्हीं भी दो कर्व के बीच का बाउंडेड एरिया हो, किसी भी प्रकार के कर्वेचर से बाउंड किया हुआ एरिया क्यों ना हो, अगर आप इंटीग्रेशन कर सकते हो उसका तो आप एरिया निकाल सकते हो उसका। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एरिया। ये बात ठीक है क्या? इसका प्रूफ मत पूछना मेरे से कि क्यों है ये, क्योंकि ये किसने बताई थी? उन्हीं ने बताई थी, तो वही बात मैंने आपसे शेयर कर दी। अगर आप मानना चाहते हो तो उस बात को, है ना। अगर आप नहीं मानना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर छोड़ भी सकते हो आप। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये बहुत ही रफ लैंग्वेज में कह रहा हूं मैं ये बात आपको, इसके काफी इफ्स एंड बट्स हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे आगे, 19 से तो चैप्टर बना हुआ है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन will give you the area. So area and definite integration, they both are same chapters. समझ में आ रही बात आपको? आपको जब मैंने लिमिट्स पढ़ाई थी तो याद है मैंने ये प्रूफ करवाया था कि प्रूफ करो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, याद आ रहा है ना। मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, अगर आप तुम समझ सकते हो तो। लिमिट में मैंने एरिया प्रूफ करवाया, एरिया जो है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेट हो गया, तो क्या लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन किससे भी रिलेट होती है क्या? अच्छा, पता है आपको? है क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन में था? तो हो गया था वो क्वेश्चन। तो लिमिट से डेफिनेट इंटीग्रेशन निकल जाता है ऐसा? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से लिमिट निकलती है? ऐसे ही मजे ले रहे हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और लिमिट्स का कुछ रिश्ता होता है, ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अपन इसको भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बीच में। तो जब मैं ये बताऊं कि यार लिमिट और डेफिनेट इंटीग्रेशन को रिलेट करेंगे, आप लोग कई बार सवाल पूछने मेरे से आते थे तो मैं कहता था कि ये डेफिनेट में करेंगे, ये वाला लिमिट का क्वेश्चन छोड़ दो। पता नहीं एक आध क्वेश्चन आप लोग पूछने आए हो, याद है कि नहीं है आपको? मॉड्यूल में ऐसा सवाल थे, जब आप लिमिट का क्वेश्चन लेके आते थे तो मैं कहता था इसको छोड़ दो, बाद में करेंगे। वो इसलिए कहता था क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन से होता है सोल्व वो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गई लिमिट की। ध्यान से सुन लो, लिमिट्स की, है ना। लिमिट्स किस लिए निकालनी, मतलब लिमिट्स क्यों आई पिक्चर में? क्योंकि जब एन रेक्टेंगल बनाते हो और एन इन्फिनिटी को जाता तभी तो एरिया आता है ना। करेंगे डिटेल में डिस्कस उसका। तो लिमिट्स की एरिया के साथ एक कहानी है और डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ भी एरिया की कहानी है। तो शायद लिमिट्स की डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ भी कोई कहानी हो सकती है। इस कहानी को डेवलप करेंगे। इस कहानी के ऊपर ही आईआईटी हर साल सवाल पूछती है। लिमिट का सवाल दे देंगे, सोचेंगे अरे लिमिट का आ गया, सोल्व ही नहीं होता, क्योंकि वो सवाल होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व। तो लिमिट निकालने के हमने सारे तरीके पढ़ लिए। रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन लिखवाया था ना आपको, बाइनोमियल थ्योरम का यूज, स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज कर लो, जीरो पावर जीरो, इन्फिनिटी पावर जीरो का यूज कर आप लोग लेके कर लो, आप वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्मूला, सीरीज एक्सपेंशन, सैंडविच, लोपिटल, सब पढ़ा दिया आपको। बस एक चीज नहीं पढ़ाई है, बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट्स कैसे निकालते हैं, वो हम इस चैप्टर में कर लेंगे। तब जाके आपकी लिमिट्स क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। लिमिट चैप्टर भी थोड़ा सा बचा हुआ है। समझ में आ गई? तो काफी मुझे लगता है आपको बातें समझ आ गई होंगी और एक आइडिया मिल गया होगा कि इस डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में हमें क्या करना है। ठीक है, थोड़ी सी हाइलाइट्स और दे देता हूं ताकि अगली क्लास में जब हम चालू करेंगे तो आप जो है वो आ, पता रहे आपको कि क्या होने वाला है। तो हम एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे। सबसे पहला काम तो ये, डेफिनेट इंटीग्रेशन ही नहीं हुआ तो एरिया कैसे निकालोगे? तो एक बात तो क्लियर है, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से निकल गया तो हम लिमिट्स निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके अलावा डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं।
कुछ थ्योरम्स हैं, है ना, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे अपन, ठीक है। ऐसे करके इन्हीं के ऊपर बेस्ड, इन्हीं के ऊपर बेस्ड कई सारी चीजें अपने को सीखनी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो यूं जाएगा आगे के लेक्चर में। पहले हम डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालने के तरीके सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा एरिया भी अपन, अच्छा एरिया भी तो लिखा ही नहीं मैंने, है ना, लिमिट सीखेंगे, एरिया भी तो निकालना है इसका इस्तेमाल करते हुए। तो शुरुआत में हमारा फोकस रहेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया दोनों पे, फिर पूरा फोकस इस पे हो जाएगा, और इस पे फोकस देने के बाद फिर पूरा इस पे हो जाएगा। ऐसे करके आगे के 2 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं आपके, ठीक है जी।